हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इस सेंस में कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं ज़्यादातर ट्रैवल वीडियोज़ ही बनाती हूँ, लेकिन कई बार हमारे शहर में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस पर आवाज़ उठानी ज़रूरी हो जाती है। आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे कि उत्तराखंड का शहर जोशीमठ डूब रहा है, टूट रहा है, लोग बेघर हो रहे हैं, हमेशा के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। और सबसे दुख की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा और ना ही आखिरी बार होगा। उत्तराखंड के शहर पहले भी डूबे हैं और आगे भी डूबेंगे, क्योंकि जब तक इंसान का लालच ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उत्तराखंड के शहर ऐसे ही डूबते रहेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है और मैं इसी देवभूमि की निवासी हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी देवभूमि की दर्द की कहानी, देवभूमि की बेटी की जुबानी। मैं देवभूमि हूँ। मेरे कंकड़ कंकड़ में शंकर वास करते हैं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी हिमालय पुत्री का जन्म भी यहीं हुआ। शंकर जी के मानस पुत्र आदि शंकराचार्य ने भी मेरी ही गोद में तपस्या की थी। 4 धामों में से पहले धाम केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की स्थापना भी यहीं की। मोक्षदायिनी गंगा भी यहीं इसी देवभूमि के गोमुख यानी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री भी यही है। गंगा और यमुना ही नहीं, अलकनंदा, मंदाकिनी, भगीरथी समेत कई और पावन नदियां भी इसी देवभूमि से बहती हैं। सनातन धर्म के सभी 33 कोटि देवी देवताओं का वास इस देवभूमि में ही है। देवभूमि होने की वजह से भगवान और देवी देवताओं ने इस भूमि को इतना आशीर्वाद दिया है कि यह प्राकृतिक धन धान्य से भरी है। चूंकि विधि के विधान की वजह से देवलोक को भूलोक में नहीं उतारा जा सकता, इसीलिए देवताओं ने इस देवभूमि को देवलोक जितना ही खूबसूरत बनाया। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूँ। जिन मनुष्यों को मैंने इतना कुछ दिया वही मेरे साथ छल कर रहे हैं, वही मेरी छाती पर छेद कर रहे हैं। लेकिन ये सब मैं सह भी लेती, लेकिन आज मैं दुखी हूँ अपने यहाँ रहने वालों को रोते बिलखते देख। ये आंसू अपने घर से बिछड़ने का दर्द दिखा रहे हैं। जिंदगी भर की कमाई से जो घर बनाए थे वो घर अब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ने पड़ रहे हैं। कई पीढ़ियों से जिन घरों में रहे थे, जिन घरों में रहकर सुख दुख सहे, वो घर टूट रहे हैं। जमीन धंसने से घरों में इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं कि घर या फिर जिंदगी में से किसी एक को चुनना पड़ रहा है। लेकिन घर को छोड़ना क्या होता है, ये कोई इन बुजुर्ग से पूछे जिन्हें घर खाली करने की बात सुनते ही लकवा मार गया। क्या कह रहे? मैं देवभूमि हूँ। अपने पुत्र पुत्रियों को इस तरह रोते हुए देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं क्या करूँ। मैंने तो मनुष्य को अपनी तरफ से जितना बन सकता था उतना दिया था, लेकिन लालची मनुष्य का मन मेरे दिए वरदान से भरा ही नहीं। वो तो मुझे निचोड़ लेना चाहता था। तुम लालची मनुष्यों के लिए मैं देवभूमि नहीं बल्कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी बन चुकी हूँ। ऐसी मुर्गी जिसके एक अंडे से तुम्हें संतोष नहीं होता था। तुम मुझे काटकर सोने के सारे अंडे एक साथ निकाल लेना चाहते थे। तुम वाकई मुझे काट रहे थे। मेरी छाती पर इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चला रहे थे। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस धरती को तुम काट रहे हो, फाड़ रहे हो, वो धरती फटेगी तो क्या होगा। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मनमर्जी। जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी समझती। अब महल चौबारे बह जाएंगे। पीने को पानी तो नहीं मिलेगा, लेकिन महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। महल चौबारे बह जाएंगे, खाली रौखड़ रह जाएंगे। बूंद बूंद को तरसोगे जब, बोल जो पारी तब क्या होगा।
बूंद बूंद को तरसोगे जब बोल व्यापारी, तब क्या होगा? दिल्ली देहरादून में बैठे योजनकारी, तब क्या होगा? मैं देवभूमि हूँ। तुम चाहे मुझे जितना भी दर्द दो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह निर्दयी नहीं हो सकती। तुम मुझ पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि मैंने तुम्हें इस बर्बादी की चेतावनी नहीं दी। मैंने मालपा हादसे के वक्त भी तुम्हें चेताया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो। फिर 2013 में केदारनाथ त्रासदी भी एक संकेत थी कि पहाड़ों का सीना छलनी करने का क्या अंजाम होता है। लेकिन तुमने मेरी सारी चेतावनी अनसुनी कर दी। तुम्हें भगवान से भी महान होने का गुमान हो गया था। सबसे दुख की बात यह है कि इस दौरान किसी भी पार्टी की सरकारें रही हों, सबने देवभूमि के साथ खिलवाड़ किया, जबकि सभी जानते हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है। विकास और विनाश में कितना महीन अंतर होता है। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी है, प्रकृति से छेड़छाड़ करने की, पर्यावरण को प्रदूषित करने की, नदियों पर बांध बनाने की, ये उसका नतीजा है। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? मैं देवभूमि हूँ। मेरा दुख यही है कि जिस पतित पावन गंगा को मनुष्य को मोक्ष देने के लिए, अपने पाप धोने के लिए धरती पर लाया गया था, उसे बिजली पैदा करने वाली एक मामूली नदी मान लिया गया। जिस गंगा की अमर और अविरल धारा पर देवता भी गर्व करते थे, उसे जगह जगह बांध बनाकर रोक दिया गया। जो गंगा और अलकनंदा घाटियों में बल खाती और इठलाती हैं, पहाड़ों से अटखेलियाँ करती हुए बहती हैं, उस गंगा को अब सुरंग से गुजारने की तैयारी हो रही है। पहाड़ का सीना छलनी कर 15-16 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी जा रही है। जोशीमठ शहर को खोखला किया जा रहा है। साधु संत तो पहले से ही इस बात की चेतावनी दे चुके थे कि अगर माँ गंगा को इसी तरह रोका जाता रहा, धरती में छेद करके इसी तरह सुरंग बनाई जाती रही, तो फिर जोशीमठ का टूटना और डूबना तय है। 4 आमनाय पीठों में जोशीमठ है, एक ज्योतिर्मठ। 40 फीट नीचे देखो सुरंग है, सब सुरंग है। एक भूकंप में पूरे जोशीमठ रसातल, नीचे सब सुरंग है। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? ये कोई विकास की परिभाषा है जी? पृथ्वी को धारण करने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, कावेरी, नर्मदा, ये सब जो दिव्य जल धाराएं हैं, इनको विकृत विलुप्त करने का षड्यंत्र महायंत्रों के माध्यम से विकास के नाम पर यह पृथ्वी का धारण होगा या पृथ्वी का क्या होगा? विनाशकारक कारक होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदुओं की बात करने वाली, हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का दावा करने वाली सरकारें भी ना तो साधु संतों की बात सुन रही है, ना ही डूबते जोशीमठ की परवाह कर रही है। जोशीमठ के घरों में दरारें तो बहुत पहले से आ रही थी, लेकिन इनकी स्पीड बढ़ी 2 जनवरी 2023 के बाद। जब घरों में दरारें बनने लगी, तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ा। लोगों ने कहा कि एनटीपीसी के टनल की वजह से जोशीमठ बर्बाद हो रहा है। तब जाकर सरकार ने कहा कि वो फिलहाल डैम और टनल बनाने का काम भी रोक रहे हैं। ऑल वेदर रोड का काम भी फिलहाल रोका जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ धोखा किया गया। सरकार ने काम रोकने का दावा तो किया, लेकिन काम रुका नहीं। रात के अंधेरे में सुरंग के अंदर ब्लास्ट होते रहे, जेसीबी मशीन चलती रही। चोरमी टनल है जहां एसीएनसी ठेकेदार काम कर रहा है। ये भारी भरकम मशीन है, चेतावनी के सख्त बाद भी लगातार काम कर रही है। ये देखो टनल से बाहर आ रही है। चलो चलो चलो। ये क्रशर्स हैं जो आपको नजर आएंगे, जो पहाड़ का सीना छलनी कर रहे हैं। सरकारी आदेश की अवहेलना हो रही है, और वो भी तब जब 731 घरों में दरारें पड़ गई हैं। ऑल वेदर रोड के भी काम पर रोक लगाई थी सरकार ने। लेकिन देखिए, रात के 2 बज रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे लगभग 1:49 है, और 2 बजे किस तरीके से धड़ल्ले से काम चल रहा है ये देखिए। यहाँ से
क्रेन आ जा रही हैं, जो पहाड़ से पत्थर टूट रहे हैं उनको ले जाने के लिए क्रेन आ रही है। यहाँ पर धड़ल्ले से काम चल रहा है। इतना ही नहीं, ऑल वेदर रोड का काम भी जारी रहा। पहाड़ पहले की तरह कटते रहे और जोशीमठ की धरती खिसकती रही। लोगों को तरह तरह के मैप दिखाकर ये समझाने की कोशिश की गई कि जोशीमठ डैम और टनल की वजह से नहीं डूब रहा, बल्कि इसलिए डूब रहा है क्योंकि जोशीमठ की बसावट ही कमजोर पहाड़ पर है। सरकार भी इस तरह के मैप्स का सहारा लेकर अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करती रही। सरकार ने दावा किया कि 75% जोशीमठ सुरक्षित है, सिर्फ 25% पर खतरा है। हालांकि यही 25% वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग बसे हैं। लेकिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने सरकार के झूठ की पोल खोल दी। इसरो ने बता दिया कि पूरा जोशीमठ ही खतरे में है, पूरा जोशीमठ धंस रहा है। जब सरकार का झूठ पकड़ा गया तो उसने सभी सरकारी संस्थानों से कह दिया कि जोशीमठ को लेकर वो अब कुछ ना कहे। यानी अब जोशीमठ का सच भी सामने नहीं आएगा। जोशीमठ के लोगों के पास बचने के लिए सिर्फ भगवान का ही सहारा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इन लोगों ने जहां भगवान बसा रखे हैं वहां भी दरारें आ गई हैं। और इसके बाद अब इस मंदिर के साथ में लगा हुआ ये जो दरार है वो भी देखिए आप। इस मंदिर के 2 टुकड़े हो चुके हैं। फर्श पर जो देख रहे हैं आप दरार, ये काफी बड़ी दरार है। इसके ठीक नीचे देखिए आप कि पूरे के पूरे मंदिर को किस तरीके से डैमेज आप देख रहे हैं। घर के अंदर के ही नहीं बल्कि बाहर के मंदिरों का भी यही हाल है। आदि शंकराचार्य ने जिस गुफा में तपस्या की थी वो भी टूटने लगी है। उन्होंने अपना पहला मठ भी यहीं बनाया था। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी। इसी ज्योतिर्मठ की वजह से इस जगह का नाम जोशीमठ पड़ा। इसी जोशीमठ में नरसिंह भगवान का मंदिर भी है। सर्दियों में जब बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो बद्री विशाल भगवान को विश्राम करने के लिए इसी नरसिंह मंदिर में लाया जाता है। 6 महीने तक भगवान बद्री विशाल इसी मंदिर में रहते हैं। अब ये नरसिंह मंदिर भी टूट रहा है। हम नरसिंह भगवान के मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो क्रैक्स हैं, ये क्रैक्स आपको नजर आ जाएंगे। अनियोजित विकास, बिना विचार का विकास, इसके पीछे कारण है। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि के अनुसार उत्तराखंड पर्वत है। पर्वत की प्रकृति के अनुसार विचार करके उसमें कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। मनमाना हो रहा है। दिल्ली में बैठे लोग या उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं, जो लोग पहाड़ों की प्रकृति को नहीं समझते हैं, वो लोग विकास की योजनाएं बना दे रहे हैं। लेकिन जोशीमठ की आज जो बर्बादी हो रही है उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर डालनी भी ठीक नहीं है। लोगों ने भी इसे तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जोशीमठ एक पहाड़ी पर बसा है। ग्लेशियर के मलबे से बना ये पहाड़ कमज़ोर है। जब तक गांव था ठीक था, लेकिन लोगों ने भी ज़्यादा कमाई के लालच में टूरिस्ट सीजन में पैसे कमाने के लिए पहाड़ काट काट कर घर बना दिए। इस ड्रोन तस्वीर के जरिए जोशीमठ की लोकेशन देखिए और फिर यहाँ बने घरों को देखिए। क्या ये पहाड़ी इलाका इतनी घनी आबादी की बसावट के लायक है? फिर भी लोगों ने बहुमंजिला घर बना दिए। जोशीमठ के जिन होटलों को सबसे पहले गिराया गया उसमें से मलारी इन होटल तो 7 मंजिल का, जबकि माउंट व्यू होटल 5 मंजिल का था। पहाड़ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग कौन बनाता है? इसके अलावा भी यहाँ कई बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट हैं जो अब बंद हो चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर ये होटल बनाए थे, EMI कहाँ से देंगे? बोल रहे मैं बैंक गया था तो बैंक वाले बोल रहे हैं कि हमको तो महीने का किस्त चाहिए। तो जब मैं काम अपना बंद कर दूंगा तो मैं किस्त कहाँ से दूंगा, अपने बाल बच्चे कैसे पालूंगा? जब मैंने पहले चेतावनी दी तो उसे अनसुना किया गया। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया और लोगों ने भी अनदेखी की। अब रोना पड़ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जोशीमठ को तबाही के मुहाने तक लाने में आम लोगों का भी हाथ है। लेकिन इस बर्बादी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो वही बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए पहाड़ों में बारूद से ब्लास्ट किए जा रहे हैं। धरती की छाती खोदकर सुरंग बनाई जा रही है। इन पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, डैम बनाने के लिए उत्तराखंड की रक्षक माने जाने वाली धारी देवी को भी नहीं छोड़ा गया
और जब धारी देवी की प्रतिमा को डुबाया गया तो क्या हुआ, ये खुद ही जान लीजिए। वहां एक धारी देवी का मंदिर है। उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी। उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। धारी देवी की मूर्ति अलग है, मगर धारी देवी वो शिला है जिस शिला को बचाने के लिए हम कह रहे थे। लेकिन सभापति जी, आप जानते हैं ये मात्र संयोग नहीं है। मैं सदन के लोगों को बताना चाहती हूँ, उधर 16 जून को धारी देवी जलमग्न हुई। उसी दिन धारी देवी जलमग्न हुई और इधर केदारनाथ में जल प्रलय आया, जो ऐसा जल प्रलय आया जो हजारों जिंदगियों को लील गया, जो एक विनाश की लीला करता हुआ चला गया। पावर प्रोजेक्ट्स के नाम पर उत्तराखंड की ओल्ड टिहरी सिटी को पहले ही खोया जा चुका था। पूरा शहर टिहरी डैम की चपेट में आकर डूब गया। नया शहर बसाना पड़ा। अब तपोवन डैम की वजह से जोशीमठ डूब रहा है। आखिर इस कथित विकास के नाम पर उत्तराखंड के कितने शहर डूबते रहेंगे? कब हम प्रकृति से खिलवाड़ करने के खतरे को गंभीरता से लेंगे? आखिर कब? इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विकास ज़रूरी है। सड़क भी चाहिए, बिजली भी और पैसा भी। लेकिन विकास और प्रकृति के अंधाधुंध शोषण में फ़र्क होता है। विकास के काम और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में संतुलन होना चाहिए। आखिर ऐसा विकास किस काम का जिससे प्रकृति और इंसान दोनों को नुकसान पहुँचे? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।